हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि टॉपिक यहाँ पे लिखा है हमने, लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल थ्योरी, फेलियर ऑफ वीन्स एंड रेले जीन्स रेडिएशन लॉ। यानी आज के इस लेक्चर में हम फेलियर देखने वाले हैं वीन और रेले और जीन्स की थ्योरी के। ठीक है, देखिए हमने पिछले लेक्चर में ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन और इसके साथ साथ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़े थे। ठीक है, जो ऑब्टेन किया गया था ल्यूमर और प्रिंगसाइन के द्वारा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए। ठीक है, तो देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ऑब्टेन किया गया ल्यूमर और प्रिंगसाइन के द्वारा। इसके बाद में इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देने की बात आई, तो सबसे पहले वीन ने क्या किया, इसको थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो हम इस वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे रेले जीन्स का जो डिस्प्लेसमेंट लॉ है उसको। ठीक है, और समझेंगे कि किस तरीके से इन्होंने डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, समझिएगा, ये है हमारे पास सबसे पहले टॉपिक। Wien was the first to attempt a theoretical explanation of the energy distribution in blackbody radiations obtained by Lumer and Pringsheim। यानी वीन फर्स्ट थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया किसको, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, यानी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी किसको, किसकी, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसके लिए जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी। ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय ल्यूमर एंड प्रिंगसाइन, जिसको ऑब्टेन किसने किया था, ल्यूमर और प्रिंगसाइन ने, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। वीन फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स that for a given temperature the spectral emission efficiency or capacity of black body for radiations between wavelength lambda and d lambda is। इसका मतलब है वीन ने क्या पाया, उन्होंने बेसिस यानी उन्होंने आधार बनाया किसको, थर्मोडायनेमिक्स यानी उष्मागतिकी को उन्होंने आधार बनाया इस थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया, दैट फॉर ए गिवन टेम्परेचर, किसी दिए गए ताप पर, द स्पेक्ट्रल इमिशन एफिशिएंसी और कैपेसिटी, जो उत्सर्जी क्या है, स्पेक्ट्रली उत्सर्जी जो क्षमता है ऑफ ब्लैक बॉडी, किसकी, ब्लैक बॉडी की, कृष्णिका की, फॉर रेडिएशंस बिटवीन वेवलेंथ लैम्डा एंड डी लैम्डा प्लस डी लैम्डा इज। तो ये हमारे पास वीन ने क्या किया, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी और उसके लिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, किसके लिए, वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इस रेंज की वेवलेंथ के लिए। अब इस रेंज में डिफरेंस रहता है डी लैम्डा का। ठीक है, तो ये हमारे पास रेंज है और इस रेंज में इन्होंने स्पेक्ट्रल इमिशन कैपेसिटी या फिर एफिशिएंसी का क्या दिया, फॉर्मूला दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है E लैम्डा डॉट डी लैम्डा इज इक्वल टू A अपॉन लैम्डा की पावर 5 F लैम्डा T डॉट डी लैम्डा, और इसकी यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे A है वो भी एज ए कोफिशिएंट है और लैम्डा की पावर 5 है, लैम्डा वेवलेंथ है, डी लैम्डा इसका जो हमने डिफरेंशिएट किया है वो डी लैम्डा, और एफ लैम्डा टी। अब यहाँ पे एफ लैम्डा टी क्या है, इंपॉर्टेंट है और इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, फिर हम फाइनली जो स्पेक्ट्रल इमिशन कैपेसिटी है उसका फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, देखिएगा, where f lambda t is a function of a single variable lambda t, और ये जो f lambda t है ये क्या है, एक सिंगल वेरिएबल एकल चर lambda t का क्या है, फलन है, फंक्शन यानी फलन है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f lambda t, वीन compared the energy distribution of black body and Maxwell energy distribution। तो क्या किया, इस f lambda t की वैल्यू निकालने के लिए वीन ने जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी था, यानी जो कृष्णिका के लिए हमने ऊर्जा का जो डिस्ट्रीब्यूशन देखा, और वो जो ब्लैक बॉडी के लिए जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन था उसको और मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को क्या किया, वी ने कंपेयर किया। ये जो मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसका पार्ट है, ये है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट। ठीक है, तो एक तरीके से जो वीन थे इन्होंने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी और मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को क्या किया, कंपेयर किया, और इस कंपैरिजन के
फिर कॉन्स्टेंटली हमको एफ लैम्डा टी की वैल्यू मिलती है, और एफ लैम्डा टी की वैल्यू मिलती है e की पावर माइनस a अपॉन लैम्डा टी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाली स्पेक्ट्रल इमिशन कैपेसिटी की वैल्यू में पुट कर देंगे। ठीक है, देन वी गेट द एफिशिएंसी। तो हमको एफिशिएंसी क्या मिलेगी, ई लैम्डा डॉट डी लैम्डा इज इक्वल टू ए लैम्डा की पावर माइनस 5। हमने इस लैम्डा की पावर 5 को ऊपर लेकर गए तो वो माइनस में बन गया, e की पावर माइनस a अपॉन लैम्डा टी डॉट डी लैम्डा। ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई किसकी, स्पेक्ट्रल इमिशन कैपेसिटी या फिर एफिशिएंसी की। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड वीन रेडिएशन लॉ। इसी को हम बोलेंगे वीन का जो विस्थापन नियम है वो। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने पढ़ा वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। और यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि इन्होंने अपना इस जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है इसका आधार या बेस किसको बनाया, इन्होंने बेस बनाया थर्मोडायनामिक, यानी जो किसका पार्ट है, क्लासिकल जो फिजिक्स है उसका पार्ट है, हीट और थर्मोडायनामिक्स। और इसके साथ साथ मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बनाया, बेस बनाया, और उसके फिर उसके क्या किया, उसकी सहायता से इन्होंने एक्सप्लेन किया इसको। ठीक है, और ये दोनों एक तरीके से क्लासिकल जो थ्योरी है उसका पार्ट है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए किसको आधार बनाया जाता है, क्लासिकल थ्योरी को। और जो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ आता है, यानी ये जो फॉर्मूला है, ये सिर्फ और हम बोल सकते हैं स्मॉल वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी को क्या कर पाता है, एक्सप्लेन कर पाता है। यानी ब्लैक बॉडी को कंप्लीटली अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वो नहीं दे पाया वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो इस तरीके से वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ है वो क्या हुआ, एक फेलियर साबित हुआ, किसको एक्सप्लेन करने के लिए, ब्लैक बॉडी को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले ट्राई किया गया वीन के द्वारा। इसके बाद में सेकंड हम पढ़ेंगे रेले जीन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या रेले जीन्स का जो डिस्प्लेसमेंट लॉ है उसको, वो भी क्या होता है, फेलियर साबित होता है। क्योंकि जो रेले जीन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या डिस्प्लेसमेंट लॉ है वो हाई मैं बोल सकता हूं हाई वेवलेंथ और स्मॉल फ्रीक्वेंसी को क्या कर पाता है, एक्सप्लेन कर पाता है उनके लिए, लेकिन कंप्लीटली वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता ब्लैक बॉडी को। ठीक है, तो इस तरीके से वीन और रेले जीन्स का जो लॉ है दोनों ही क्या करते हैं, फेलियर साबित होते हैं, ब्लैक बॉडी को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और उन दोनों की मदद से फिर बाद में प्लांक ने क्वांटाइज थ्योरी को एक्सप्लेन किया, और फिर प्लांक की जो क्वांटाइज थ्योरी है उसके बेसिस के ऊपर इस ब्लैक बॉडी को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, जो स्मॉल वेवलेंथ, हाई वेवलेंथ, स्मॉल फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, सबके लिए क्या होता है, कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन दी जाती है। ठीक है, तो ये वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रेले जीन्स लॉ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए ये हमने वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रल इमिशन कैपेसिटी या फिर एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहां से इस फॉर्मूले जो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ है, इस फॉर्मूले से हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, वीन जो जहां पे वीन कोफिशिएंट हम पढ़ते हैं, वीन कोफिशिएंट हम पढ़ते हैं, और यहां से एक रिलेशन आता है हमारे पास, लैम्डा एम समानुपाती 1/t, ये हम पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, लैम्डा एम है यानी जो वेवलेंथ है वो 1/t यानी टेम्परेचर 1/टेम्परेचर के क्या होगी, समानुपाती या फिर प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, या मैं बोल सकता हूं कि जो वेवलेंथ है वो इस टेम्परेचर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये मैं बोल सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे जो लैम्डा एम समानुपाती होगा 1/t के, इसका मतलब है लैम्डा एम और t का जो गुणनफल है वो क्या होगा, दोनों का गुणनफल कांस्टेंट के बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा, जिसको हम b से लिखते हैं। और ये क्या होता है, वीन कोएफिशिएंट या फिर वीन कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, मीटर केल्विन। ये क्या आता है, इसका यूनिट मिलती है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम इस लैम्डा एम प्रोपोर्शनल होगा 1/t को, इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरा और हम एक और स्टेटमेंट है जिसको क्या कर सकते हैं, प्रूव करते हैं। कौन से फॉर्मूले से, इस वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ के फॉर्मूले से। ठीक है, पहला तो ये स्टेटमेंट हम प्रूव करते हैं,
और दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि जो ई लैम्डा एम है वो क्या होगा, समानुपाती होगा लैम्डा की पावर -5 के। ठीक है, तो ई लैम्डा एम है वो समानुपाती होगा लैम्डा की पावर -5 के। अब यहां पे जो लैम्डा की पावर -5 है वो क्या है, यानी लैम्डा है वो 1/t के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, जो ई लैम्डा एम है वो समानुपाती होगा t की पावर 5 के। और ये हमने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी जो ल्यूमर प्रिंगसाइन के द्वारा स्टेटमेंट दिए गए थे वहां पे हमने पढ़ा था। ये जो ई लैम्डा एम है ये इस लैम्डा एम वेवलेंथ के ऊपर मैक्सिमम इमिशन कैपेसिटी रहती है। तो जो मैक्सिमम इमिशन कैपेसिटी है वो टेम्परेचर की पावर 5 के क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट हम वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ से पढ़ते हैं। पहला तो जिसमें हमारे पास वैल्यू किसकी मिल जाती है, वीन कोएफिशिएंट की। ठीक है, यानी लैम्डा एम है वो टी के क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर होगा, वो इस वीन कोएफिशिएंट बी के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू हमको मिलती है 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट यहां पे प्रूव होता है कि जो ई लैम्डा एम है यानी लैम्डा एम वेवलेंथ के ऊपर जो मैक्सिमम इमिशन कैपेसिटी है वो टी की पावर 5 की क्या होगी, समानुपाती होगी। तो ये दो स्टेटमेंट हमने प्रूव किए। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, रेले जीन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है या जो डिस्प्लेसमेंट लॉ है उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो सेकंड हमारे पास जो लॉ रहेगा वो होगा रेले जीन्स रेडिएशंस लॉ। अब इसको समझते हैं। रेले एंड जीन्स अज्यूमिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी वेव इन ए ब्लैक बॉडी एंड एक्सप्लेन द रेडिएशन लॉ ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब क्या है, यहां पे जो रेले और जीन्स थे उन्होंने क्या माना, उन्होंने स्टेशनरी वेव के कॉन्सेप्ट को अज्यूम किया यानी उसको माना एंड एक्सप्लेन द रेडिएशन लॉ ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स। तो उन्होंने जो स्टेशनरी वेव्स हैं यानी अप्रगामी तरंग के कॉन्सेप्ट को यहां पे माना गया, अज्यूम किया गया। ठीक है, किसमें, ब्लैक बॉडी में, एंड एक्सप्लेन द रेडिएशन लॉ ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स। और मैक्सवेल बोल्ट्जमान जो सांख्यिकी है उसका उपयोग करके या उसको आधार बनाकर इस जो रेडिएशन लॉ है उसको क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो यहां पे स्टेशनरी वेव ये मेन इंपॉर्टेंट है कि रेले और जीन्स थे उन्होंने मेनली स्टेशनरी वेव यानी अप्रगामी तरंगों को ब्लैक बॉडी में माना यानी उसको अज्यूम किया और देन इसको रेडिएशन लॉ को क्या किया, एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू रेले, रेडिएशंस were produced by atomic oscillators located in walls of black body in the same way as a cubical cavity produces stationary waves and waves of a certain wavelength। इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू रेले, रेडिएशंस वर प्रोड्यूस्ड बाय एटॉमिक ऑसिलेटर लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ ब्लैक बॉडी। यानी रेले के अनुसार यह माना गया कि जिस तरीके से जो रेडिएशंस हैं वो प्रोड्यूस की जाती है किसके द्वारा, एटॉमिक ऑसिलेटर के द्वारा, लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी यानी कृष्णिका। तो हमने क्या माना था, हमने जब ब्लैक बॉडी या ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ा तो हमने ये माना कि ये हमारे पास क्या रहती है, ब्लैक बॉडी एक कोटर है ना। ब्लैक बॉडी क्या है, एक कोटर के रूप में है, कैविटी है। ठीक है ना, इस तरीके से हमने माना। और ये क्या है, ये वो होल है जहां से वो रेडिएशन है वो क्या होती है, इमिट होती है। ठीक है, यानी बाहर निकलती है। तो हमने ये माना कि ये हमारे पास क्या है, कैविटी या फिर कोटर है। तो इसमें क्या होता है, जब हम इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने का मतलब क्या है, इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। इसके टेम्परेचर को बढ़ाकर उस एक टेम्परेचर को हम फिक्स कर देंगे। उस टेम्परेचर को फिक्स करने के बाद में यहाँ पे ये जो परमाणु हैं, यहाँ पे क्या होंगे, अलग अलग परमाणु होंगे, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करेंगे, एक तरीके से इमिट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हर एक परमाणु से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस है वो क्या हो जाएगी, इमिट होगी, निकलेगी इससे। और ये क्या होगा, मेनली इसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया, इस वजह से इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या होगी, निकलना शुरू कर देगी। इस तरीके से इसमें अनगिनत क्या होंगे, जो परमाणु है वो होंगे। तो वो क्या करेंगे, सारे के सारे एक साथ
क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करेंगे और इस तरीके से इसमें सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो फैल जाएगी। इसमें से मोस्टली क्या होंगी, मैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो इस कोटर के द्वारा ही एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, ठीक है, और कुछ है वो बाहर निकलेगी, जो बाहर निकलेगी उनको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने मेनली कॉन्सेप्ट माना था। अब यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे रेले ने बताया कि एटॉमिक ऑसिलेटर जिनको हम परमाणु बोल रहे हैं, उन्हीं को रेले के द्वारा एटॉमिक ऑसिलेटर यानी परमाणु दोलित्र बताया गया कि यहाँ पे ये परमाणु नहीं है, ये क्या है, परमाणु दोलित्र है, एटॉमिक ऑसिलेटर है। इसमें क्या है, परमाणुिक दोलित्र लगे हैं और वो परमाणुिक दोलित्र क्या करते हैं, इन रेडिएशंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे कि ये जो रेडिएशंस हैं ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो क्या होगा, इन परमाणुिक दोलित्रों के द्वारा क्या की जाएगी, उत्पन्न किए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मेनली सीधे परमाणु ना बोलकर यहाँ पे एटॉमिक ऑसिलेटर की बात की गई है, बट है वही कॉन्सेप्ट। अब देखिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन माना। अभी रेले ने क्या बताया, रेले ने ये बताया कि जिस तरीके से एटॉमिक ऑसिलेटर के द्वारा जो ब्लैक बॉडी की दीवारों में है एटॉमिक ऑसिलेटर, उनके द्वारा इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उत्पन्न किया जाता है, सेम उसी वे में क्यूबिकल कैविटी प्रोड्यूस करेगी किसको, स्टेशनरी वेव को, एंड वेव्स ऑफ ए सर्टेन वेवलेंथ। तो ये जो क्यूबिकल कैविटी है ये क्या करेगी, उत्पन्न करेगी स्टेशनरी वेव यानी अप्रगामी तरंग और एंड वेव्स ऑफ ए सर्टेन वेवलेंथ, और निश्चित तरंग दैर्ध्य की कुछ तरंगों को, ठीक है। तो ये क्यूबिकल कैविटी है, ये किसकी तरह बिहेव करेगी, इस ब्लैक बॉडी की तरह, इस ब्लैक बॉडी की तरह, जो ब्लैक बॉडी के लिए हमने कैविटी ली है, जो कोटर लिया है, उसकी तरह बिहेव करेगी। जिस तरीके से इसमें एटॉमिक ऑसिलेटर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं उनको उत्पन्न करते हैं, वैसे ही इस क्यूबिकल कैविटी में भी क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्पन्न होंगे, लेकिन वो किस फॉर्म में होंगे, वो होंगे स्टेशनरी वेव्स की फॉर्म में, और कुछ ऐसी वेव्स होंगी जिनकी तरंग दैर्ध्य क्या होंगी, निश्चित होगी, फिक्स होगी, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो स्टेशनरी वेव के फॉर्म में कैसे हो सकती है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है या जो रेडिएशंस है वो स्टेशनरी वेव की फॉर्म में हो सकती है। कब हो सकती है, देखिए स्टेशनरी वेव हम किन वेव्स को बोलते हैं, वो वेव्स रहती है स्टेशनरी वेव जिनकी आवृत्ति समान है, उनका आयाम समान है, लेकिन जो दिशा है वो क्या होता है, वो क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। अब अगर हम इस कोटर की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब एक क्यूबिकल कैविटी क्या है, इसी तरह की कैविटी होगी। अब इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है स्टेशनरी वेव्स में कैसे कन्वर्ट हो जाएंगी, कि इसमें ये जो एटॉमिक ऑसिलेटर है, ठीक है, एटॉमिक ऑसिलेटर है या किसी भी तरीके का ऑसिलेटर है, ये क्या करेगा, इन रेडिएशन को इमिट करेगा, मतलब इन रेडिएशंस, ये रेडिएशन निकलेगी, निकलने के बाद में क्या होगी, ये रेडिएशन इस कोटर से टकराएगी, और इस कंडीशन में एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे दो जो हमारे पास जो रेडिएशंस है वो क्या करेंगी, एक दूसरे के विपरीत क्या होंगी, अपोजिटली वो टक्कर करेगी, ठीक है, एक दूसरे से क्या करेंगी, टक्कर करेगी। तो इस तरीके से जो बनने वाली वेव्स होंगी वो क्या, कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी स्टेशनरी वेव, वो हो जाएंगी स्टेशनरी वेव्स। सीधा सीधा आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे कुछ ऐसी तरंगे बनेगी जिनका आवृत्ति समान होगी, आयाम समान होगा, लेकिन उनकी दिशाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। तो इस तरीके से वो रेडिएशन इन स्टेशनरी वेव में कन्वर्ट हो जाएगी या उनकी तरह बिहेव करने लग जाएगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या था कि रेले भैया थे, उन्होंने यही माना कि जिस तरीके से आपने ये माना कि रेडिएशन ब्लैक बॉडी है उसमें एटॉमिक ऑसिलेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उत्पन्न करेंगे, वैसे ही एक क्यूबिकल कैविटी है उसमें क्या हो जाएगा, स्टेशनरी वेव है वो, और कुछ ऐसी वेव जिनकी वेवलेंथ फिक्स होगी, सर्टेन होगी, वो उत्पन्न हो जाएंगी। तो दोनों को एज ए कंपेयर वहां पे करते हुए इन्होंने एक्सप्लेन किया। ओके, ठीक है, आगे देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अतिरिक्त द एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इज डिटरमाइंड बाय द मैक्सवेल बोल्ट्जमान लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब पिछले जो नियम था, पिछला नियम कौन सा, वीन वाला, वीन रेडिएशन लॉ, उसमें तो क्या था, सीधा ही मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स को यूज किया हुआ था सिंपली, लेकिन इसमें क्या किया, इसमें लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का जो समविभाजन का नियम है
उसको यहाँ पे उपयोग किया गया। ठीक है, इसमें अप्रगामी तरंगों का कॉन्सेप्ट यूज किया और साथ साथ में मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है इनको यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है, द एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इज डिटरमाइंड बाय मैक्सवेल बोल्ट्जमान लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यानी जो इसमें जो एनर्जी है वो कैसे हम ज्ञात करेंगे, इस दोलित्र की एनर्जी को हम ज्ञात करेंगे कौन से नियम से, ऊर्जा के समविभाजन के नियम से, और किसके, कौन सी सांख्यिकी के, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सिंपली इसको एक्सप्लेन करते हैं इस पूरे फिनोमिना को, किसके अकॉर्डिंग, रेले और जीन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हमने वन बाय वन सारी चीजों को क्या किया है, क्लियर किया है। ओके, ठीक है, आगे देखिए, टू फाइंड द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, to find the number of modes of vibration of stationary waves in a black body, let us assume that the equation of stationary wave is, इसका मतलब क्या है, अब हमको क्या करना है, हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझा, अब हमको नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालने हैं, किसके लिए, इन वेव्स के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल स्टेशनरी वेव की इक्वेशन को यहाँ पे क्या करेंगे, एक तरीके से लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जो स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है वो होगी y बराबर a cos ओमेगा t डॉट sin k डॉट r वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे k वेक्टर डॉट r वेक्टर हमारे पास होगा। अब देखिए यहाँ पे जो y है, y क्या होगा, y है डिस्प्लेसमेंट, y क्या है, y है डिस्प्लेसमेंट, y है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, a क्या है, a होगा एम्पलीट्यूड यानी आयाम, a क्या है, एम्पलीट्यूड, और ओमेगा है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी है टाइम, और के क्या है, इंपॉर्टेंट, के वेक्टर क्या है, के वेक्टर है यहाँ पे वेव वेक्टर, वेव वेक्टर, और आर वेक्टर है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। के वेक्टर तो है वेव वेक्टर और आर वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास है इसकी इक्वेशन, जिस इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे, इसके लिए नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस को निकालेंगे। अब देखिए, नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालने के लिए रेले ने सिंपल एक कॉन्सेप्ट यूज किया। इन्होंने क्या बताया कि ये जो क्यूबिकल कैविटी हमने मानी है, हमने जो क्यूबिकल कैविटी मानी है उसको हम क्या करेंगे, एक गोले की तरह मानेंगे। ठीक है, और उस गोले का आयतन है, उस गोले के आयतन का 1/8वां जो भाग है वो हम क्या करेंगे, 1/8वां भाग किसका, उस गोले का, गोला किसको माना है, इस क्यूबिकल कैविटी को। तो हमने ये बोला कि जो कंपन विधाओं की संख्या है या जो नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो किसके बराबर होंगे, वो उस गोले के आयतन के 1/8वें भाग के बराबर होंगे, जो किसके बराबर हो जाएगा, कंपन विधाओं की संख्या के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेनली के का भी यूज लेने वाले हैं, आगे हम देखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, जो अप्रगामी तरंग है उसकी समीकरण y बराबर a cos ओमेगा t sin k डॉट r वेक्टर, जहां पे k था वेव वेक्टर, r था पोजीशन वेक्टर। अब देखिए हमको क्या निकालना है, हमको नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालना है, वो भी किसके लिए, कैविटी के लिए। तो हमने क्या माना कि रेले ने क्या बताया कि वो जो कैविटी है, क्यूबिकल कैविटी है, उसको हमने स्फीयर के फॉर्म में माना, और उस स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसका 1/8 बराबर किसके होगा, मोड ऑफ वाइब्रेशंस के। ठीक है, कैविटी में। तो हमने क्या किया, सिंपल हमने 1/8 किया और यहां पे लिखा इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब स्फीयर यानी गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r का क्यूब। अब यहां पे हमको r निकालनी है, r यानी त्रिज्या। त्रिज्या निकालने के लिए हम वेव वेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, वेव वेक्टर यहाँ पे k है, k का मान किसके बराबर हम मानेंगे, n पाई अपॉन a के बराबर। n पाई अपॉन a के बराबर हमने कैसे माना है, क्योंकि हमारे पास जो अप्रगामी तरंग है उसको जब हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, उसको कर्व फॉर्म में क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, तो वहां पे एंटी नोड और नोड्स बनते हैं। उसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तब हमारे पास k की वैल्यू n पाई अपॉन a के बराबर निकल कर आती है। एंटी नोड और नोड किस तरीके से होंगे, ये हमारे पास क्या होते हैं, इस तरीके से हमारे पास बनते हैं, ये मान लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होंगी, स्टेशनरी वेव हैं वो बनती हैं। यहाँ पे तो नोड होंगे, ये तो क्या होंगे, नोड्स, और यहाँ पे क्या बनेंगे, एंटी नोड्स बनेंगे।
एंटी नोड्स बनेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, उसको डिजाइन किया जाता है और इस फॉर्मेशन से हम k इज इक्वल टू एन पाई अपॉन ए निकालते हैं। ठीक है, सिंपल। ओके, ठीक है। अब देखिए हमारे पास k बराबर एन पाई अपॉन ए है ही। अब k का फॉर्मूला k है वो ऑलरेडी किसके बराबर होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा के बराबर। ये किसके बराबर होता है, ये होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा के बराबर, है ना। 2 पाई अपॉन लैम्डा के बराबर होगा k वेव वेक्टर, संचरण या चरण नियतांक। तो यहां पे लैम्डा से लैम्डा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। n की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, n की वैल्यू यहां पे बराबर आ जाएगी, n बराबर आ जाएगा 2a अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा से हम क्या करें, इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा, 2a लैम्डा बराबर क्या रखें, c अपॉन न्यू। तो c तो आ जाएगा नीचे और न्यू आ जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, k बराबर n पाई a हमको दिया है, 2 पाई अपॉन लैम्डा ऑलरेडी ये इसके बराबर होता है। तो दोनों में हम क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे के बराबर रख के कंपैरिजन करेंगे। तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 2a अपॉन लैम्डा। लैम्डा को जब हम न्यू यानी फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखेंगे तो वो आ जाएगा c अपॉन न्यू। तो ये n की वैल्यू बन जाएगी 2a न्यू अपॉन c। ठीक है, n की वैल्यू आ जाएगी 2a न्यू अपॉन c। और यहाँ पे ये जो n की वैल्यू है इसी को हम एज ए रेडियस क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, एज ए कंसीडर रेडियस, यानी इसकी त्रिज्या के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम ये हमने पूरा का पूरा कर लिया। ये हम क्या करते हैं, इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं ताकि आपको पता रहे। ये लीजिए, ये हमने इसकी रेडियस निकाली है। अब देखिए वापस से इस वाले फॉर्मूले पे आ जाइए, ये हम जो कर रहे थे वो वाला। तो हमारे पास मोड ऑफ वाइब्रेशन इन कैविटी क्या था, 1/8। और इस स्फीयर का वॉल्यूम लिखना है। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r का क्यूब। और यहाँ पे रेडियस हमने किसको माना है, n को। तो यहाँ पे 2a न्यू का न्यू अपॉन c, इसका क्यूब आएगा, यानी 2a न्यू अपॉन c, इसका आ जाएगा क्यूब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा, ये बनेगा, क्या बनेगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। इस 8 से 8 कैंसिल होगा, है ना। ये क्या आ जाएगा, देखिए पहले तो ये कर लीजिए, 4 दूनी 8, ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 तिया 6 पाई अपॉन 6। ये बना पाई अपॉन 6 इंटू 2 यानी 8, a का क्यूब न्यू का क्यूब अपॉन c का क्यूब। ये हमारे पास बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 6 और 8 को कैंसिल करो तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, ये बना 4 पाई a का क्यूब अपॉन c का क्यूब 3c का क्यूब। ये लीजिए, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया इसका, इस मोड ऑफ वाइब्रेशन इन कैविटी का, 4 पाई a का क्यूब न्यू का क्यूब अपॉन 3c का क्यूब। ये आपके पास फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, इसका मोड ऑफ वाइब्रेशन वाले का, ये ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट वॉल्यूम फॉर फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। इसका मतलब हमारे पास वॉल्यूम ये वाला, ठीक है, ये वाला हमको क्या करना है, इस ए का ये जो क्यूब है, ए का क्यूब है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यूनिट मान लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे रेंज होगी न्यू से न्यू प्लस डी न्यू रेंज, हम फ्रीक्वेंसी रेंज लेंगे। इसका मतलब है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम ए का क्यूब को यूनिट मान ले, ठीक है, कब, जब हमारे पास वॉल्यूम है उसको हम क्या लेकर चल रहे हैं, यूनिट लेकर चल रहे हैं। तो वहां पे हमारे पास सब में ए है, वो क्या था हमारे पास, एज ए इसका कोफिशिएंट था जो वॉल्यूम को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ए के क्यूब को हम क्या कर लेंगे, यूनिट मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन न्यू डॉट डी न्यू, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 4 पाई ए का क्यूब हमने वैसे ही यूनिट मान लिया, न्यू ये आ जाएगा 3c का क्यूब डॉट न्यू का जो क्यूब है उसको हम कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, 3 न्यू का स्क्वायर डॉट डी न्यू, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए 3 से क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 4 पाई न्यू का स्क्वायर
डी न्यू अपॉन सी का क्यू। ये हमारे पास आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम फॉर फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। क्या आ गया मान, 4 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी का क्यू। ये हमारे पास मान आ चुका है। अब देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी अगर पोलराइजिंग स्टेट की हम बात करें तो पोलराइजिंग स्टेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की होती है दो पोलराइजिंग स्टेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक पोलराइजिंग स्टेट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एक पोलराइजिंग स्टेट होगी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी क्या होगी, दो पोलराइजिंग स्टेट होगी। ठीक है, तो यहां पे हमने यही लिखा है कि फॉर पोलराइजिंग स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कितनी पोलराइजिंग स्टेट होगी, दो। तो हम क्या करेंगे, इस एन न्यू डी न्यू को दो से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो पोलराइजिंग स्टेट्स है दोनों के लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गुणा 4 पाई न्यू का स्क्वायर अपॉन सी का क्यू डॉट डी न्यू, ये हमने क्या किया, इससे गुणा कर दिया। ठीक है, गुणा कर दिया। ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा, कोई नहीं, हम सही लिख देते हैं इसको। 2 गुणा 4 पाई न्यू का स्क्वायर अपॉन सी का क्यूब डॉट डी न्यू, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 8 पाई न्यू का स्क्वायर अपॉन सी का क्यूब डॉट डी न्यू। ये हमारे पास आ गया किसका मान, ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस का मान फॉर कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पोलराइजिंग स्टेट्स। ठीक है, ये हमारे पास फाइनली इसका मान आ चुका है। ठीक है, अब ये वाला मान है किसके लिए, फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए। किसके लिए मान है ये, फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए। अब हम अगर इसको वेवलेंथ के रेंज में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे इसको, अगर हम वेवलेंथ रेंज में लिखना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली न्यू को आप चेंज कर लोगे, न्यू को आप सी अपॉन लैम्डा रखो, यहां से न्यू का मान तो सी अपॉन लैम्डा है वो पुट कर दो, और यहाँ पे डी न्यू की वैल्यू निकाल दो। डी न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी मॉडुलस अगर आप लो तो सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डॉट डी लैम्डा, ये आ जाएगा डी न्यू की वैल्यू। वो आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास फाइनली जो एन लैम्डा डॉट डी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, किसके लिए, वेवलेंथ रेंज के लिए, वो आ जाएगी, मैं बता दूं आपको, ये आ जाएगा 8 पाई अपॉन लैम्डा की पावर 4 डॉट डी लैम्डा, ये आपके पास आ जाएगा मान। ठीक है, किसके लिए, वेवलेंथ रेंज के लिए। रेंज लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इन दोनों में डिफरेंस किसका है, डी लैम्डा का। वैसे ही फ्रीक्वेंसी रेंज वाला होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला, ये हमने मोड ऑफ वाइब्रेशंस निकाल लिए। ठीक है, नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस निकाल लिए, फ्रीक्वेंसी रेंज में और वेवलेंथ दोनों के रेंज में हमने निकाल लिए। ठीक है, हमने हम कहां से चले थे, कहां से स्टार्ट किया था हमने, अप्रगामी तरंग की समीकरण से स्टार्ट किया, वहां से फिर हम कहां पर लेकर आए, ये नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस हमने निकाल लिए। अब लास्ट इसका टर्म बचा है जिसमें हम एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे, यानी ऊर्जा घनत्व निकालने वाले हैं, और देन हमारे पास रेले का जो रेडिएशन लो है वो आ जाएगा। और रेडिएशन लो है वो एक तरीके से क्या होता है, एज ए फेलियर होता है, किसके लिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए, क्योंकि जो रेले जीन्स का लो है, रेडिएशंस लो है, वो कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया किसको, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को। फिर बाद में प्लैंक की जो क्वांटाइज थ्योरी थी उसके द्वारा इसको प्रूव किया गया। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसकी एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी, अब हमको एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू लैम्डा डॉट डी लैम्डा, यानी वेवलेंथ के टर्म में हमको लिखना है। तो देखिए ये है हमारे पास, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस इनटू एवरेज एनर्जी के बराबर। ठीक है, आप अगर वैसे लिखना चाहो, ठीक है, वर्ड में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस मल्टीप्लाइड बाय एवरेज एनर्जी। ये हमारे पास इसकी क्या होगा, इसका रेफरेंस होगा। ठीक है, अब एन लैम्डा डॉट डी लैम्डा, यानी हमको किसके पदों में चाहिए, सबसे पहले हम वेवलेंथ के टर्म्स में यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो एन लैम्डा डॉट डी लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली है, क्या होगी, 8 पाई डी लैम्डा अपॉन लैम्डा की पावर 4, ये हमारे पास आ जाएगी। और एवरेज एनर्जी अगर मैं बात करूं रेले जीन्स रेडिएशन लॉ में, एवरेज एनर्जी है वो
लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ इक्विपार्टीशन जो स्टार्टिंग में माना था उसके अकॉर्डिंग ये इसकी वैल्यू आती है के टी के बराबर। ठीक है, तो हम एवरेज एनर्जी को रखेंगे के टी। तो इस तरीके से यू लैम्डा डॉट डी लैम्डा इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 पाई के टी डॉट डी लैम्डा अपॉन लैम्डा की पावर 4। ये तो है वेवलेंथ के टर्म्स में, किसके वेवलेंथ के टर्म्स या फिर वेवलेंथ की रेंज में। अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए, तो फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए आप क्या करोगे, यहां पे एन न्यू डॉट डी न्यू की वैल्यू रख दीजिए और इनटू कर दीजिए के टी से। ठीक है, एन न्यू डॉट डी न्यू की वैल्यू जो थी वो आप रख दीजिए, वो कितनी थी 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी का क्यूब, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए के टी से, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी फ्रीक्वेंसी रेंज में। तो इस तरीके से ये जो दोनों फॉर्मूला हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं रेले जीन्स रेडिएशंस लॉ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज कॉल्ड रेले जीन्स रेडिएशंस लॉ, रेडिएशन लॉ, ये लीजिए। ठीक है, और इसका फेलियर क्या था कि ये ब्लैक बॉडी को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये सिर्फ एक्सप्लेन कर पाया शॉर्ट फ्रीक्वेंसी और हाई वेवलेंथ के लिए। ठीक है, जो काम ये कर पाया वो काम वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ ने किया, और जो काम वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ ने किया वो काम ये नहीं कर पाया। ये आप देख लीजिए, वो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं स्मॉल वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए वो एक्सप्लेन कर पाया इसको, ब्लैक बॉडी को। लेकिन उल्टा अगर मैं देखूं तो लो फ्रीक्वेंसी और हाई वेवलेंथ के लिए वो नहीं कर पाया, ये इसने इस रेडिएशन लॉ ने वो वाला काम कर दिया, लेकिन उसके विंड डिस्प्लेसमेंट वाला काम इसने नहीं किया। तो इस तरीके से दोनों ने आधा आधा काम किया, पूरा काम दोनों ने ही नहीं किया। तो इस तरीके से पूरा काम करने के लिए फिर प्लांक क्वांटाइज थ्योरी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि विंड डिस्प्लेसमेंट थ्योरी थी, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ था, वो भी एक तरीके से फेलियर था, और वो भी क्लासिकल थ्योरी के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, उसमें क्या था, थर्मोडायनेमिक और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर वो बेस्ड था। और यहाँ पे भी क्या था, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी हमने यूज ली हुई थी, और इसके साथ साथ स्टेशनरी वेव वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज किया हुआ था। दोनों ही क्लासिकल थियरी थी, दोनों ही क्या हो गई, फेल हो गई। तो इसलिए यहाँ पे क्वांटाइज थ्योरी प्लांक के द्वारा दी गई, और उसके द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, हर तरीके की वेवलेंथ, हर तरीके की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, तो ये तो समझ में आया कि वीन और रेले दोनों ही क्या थे, फेलियर थे, और दोनों ही आधा आधा काम कर पाए। ठीक है, कौन सा काम किया वो मैंने आपको बता ही दिया। ये किसके लिए था, ये था हाई वेवलेंथ एंड शॉर्ट फ्रीक्वेंसी के लिए, और वो वाला था इसका उल्टा। ठीक है, अब एक चीज और आती है रेले जीन्स वाले टॉपिक में, वो है अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। ठीक है, वो क्या है वो देखिए मैं आपको बता देता हूं, वो मैं इधर बता दूं आपको। ठीक है, ये मिटा दूं और फिर मैं आपको बता दूं, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहां पे बता दूं, ये अब देखिए यहां पे क्या बताया गया, यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो यहां पे ये जो एनर्जी डेंसिटी है वो किसके समानुपाती है, अगर मैं देखूं तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज का फॉर्मूला है। तो ये जो एनर्जी डेंसिटी है वो इस फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर की क्या है, समानुपाती है। यानी मैं इस फॉर्मूले से क्या लिख सकता हूं कि यहाँ पे ये जो U है, U क्या है, एनर्जी डेंसिटी, वो समानुपाती किसके है, न्यू के स्क्वायर के। मैं ये लिख सकता हूं, यहाँ पे U क्या है, एनर्जी डेंसिटी, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, इसके स्क्वायर के क्या है, ये समानुपाती है। इसका मतलब है जब फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो एनर्जी डेंसिटी का मान भी बढ़ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट लूं 0 से इनफाइनाइट, अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को इनफाइनाइट तक बढ़ाऊं तो एनर्जी डेंसिटी भी क्या होगी, इनफाइनाइट तक बढ़ जाएगी, जो क्या है, असंभव है। तो अगर मैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ, इस फिनोमिना को किस तरीके से बोला जाता है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी की रेंज को क्या करूं, बढ़ाऊं, और कहां तक ले जाऊं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तक ले जाऊं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, U की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इनफाइनाइट तक चली जाएगी।
इस फिनोमिना को क्या क्या कहा गया? अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। ठीक है, यानी यहां पे क्या बताया गया कि इफ न्यू की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, इनफाइनाइट होगी इस कंडीशन में, देन यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इस फिनोमिना को क्या कहा गया? अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ कैटास्ट्रॉफ। इस फिनोमिना को बोला गया अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। मेनली यही बताया गया कि अगर इस फ्रीक्वेंसी की रेंज को कहां तक ले जाएं, इनफाइनाइट का कहने का मतलब है इसकी रेंज को हम ले जाएं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तक। इस कंडीशन में यू भी क्या हो जाएगा? यू की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इस फिनोमिना को अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ कहा गया। ठीक है, और दोनों के ही जो ग्राफ थे वो क्या किए? वो क्या कर पाए? आधी आधी इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर पाए। तो मेनली जो फुल एक्सप्लेनेशन थी वो दी गई प्लांक रेडिएशन लॉ यानी प्लांक क्वांटाइज थ्योरी के द्वारा। तो ये आज का लेक्चर यहीं तक। बाकी अगले लेक्चर में हम प्लांक रेडिएशन लॉ और प्लांक की क्वांटाइज थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसके साथ साथ हम एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला किस तरीके से निकालेंगे वो भी हम समझेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो। जो भी जिनको भी इस फिजिक्स के कंटेंट की, रियल कंटेंट की जरूरत है, जो किसी तरीके का कोर्स नहीं परचेज कर सकते, ठीक है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से जो फिजिक्स की एजुकेशन है वो दी जा रही है और कंटिन्यू इसी तरीके से चलती रहेगी। क्वांटम हो चाहे थर्मोडायनेमिक हो, हर एक हम सब्जेक्ट है उसको कवर करने वाले हैं। इसी तरीके से आप सबका साथ जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ से मेहनत कर रहे हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हमारा सपोर्ट करो। और वो सपोर्ट होगा, आप अगर एक छोटा सा लाइक कर दोगे, आप कमेंट कर दोगे एक अच्छा सा, या आप सब्सक्राइब कर दोगे, तो ये हमको एज ए मोटिवेट करेगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।